सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारा जो आज का लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो है दैट इज एनिमल टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल टिश्यू समझते हो ना? एनिमल टिश्यू में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, राइट, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ते हैं? नर्वस टिश्यू पढ़ते हैं। यानी कि उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। सो अब इसमें से काफ़ी कुछ भाग जो है वो तो आप लोग पढ़ लेते हो। जैसे नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू का काफ़ी कुछ हिस्सा आप नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू का काफ़ी कुछ हिस्सा लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले टॉपिक के अंदर आप लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू वाला जो हिस्सा है वो आप ब्लड वगैरह और जो पढ़ते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो और एपिथेलियल टिश्यू अपने को यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ना होता है। तो एपिथेलियम शब्द किसने दिया? आज का जो मेरा पहला प्रश्न है वो है कि एपिथेलियम शब्द किसने दिया? एपिथेलियम शब्द। तो एपिथेलियम शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? एनीबडी आप में से बताएं। र्यूएश। यस, र्यूएश। र्यूएश ने एपिथेलियम शब्द दिया था। एपिथेलियम शब्द किसने दिया भाई? र्यूएश ने दिया। करेक्ट है, बिल्कुल राइट। एपिथेलियल शब्द किसने दिया? र्यूएश ने दिया था। ऑलराइट। एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? उपकला शब्द, राइट। एपिथेलियम शब्द किसने दिया? र्यूएश ने दिया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक की उत्पत्ति किससे हुई है? संयोजी उत्तक समझते हो? कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू की आखिर उत्पत्ति किससे हुई है? तो कनेक्टिव टिश्यू की उत्पत्ति रंजीत और उत्तम और दुर्गावती वगैरह का आंसर आया है मीजोडर्म से। भूलना नहीं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? मीजोडर्म से हुई है। ठीक है। हाँ, अविता, शीतल, घनश्याम, सुचि सभी का सही आंसर कि संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मीजोडर्म से हुई है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। आप जानते हो एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का वसीय उत्तक है ना? और ब्राउन एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है भूरा वसीय उत्तक, एक प्रकार का भूरा एडिपोज उत्तक। भूरा एडिपोज उत्तक, भूरा एडिपोज उत्तक। देखिए, एडिपोज उत्तक भी दो तरीके का होता है। एक होता है ब्राउन और एक होता है वाइट। दो प्रकार का होता है, एक वाइट होता है और एक कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भूरा एडिपोज टिश्यू किस में पाया जाता है? भूरा एडिपोज टिश्यू नहीं, ह्यूमन बींग्स में पाया, मैमल्स के अंदर पाया जाता है? नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? न्यूबॉर्न मैमल्स में। न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर ये पाया जाता है। न्यूबॉर्न मैमल्स यानी कि नवजात स्तनधारियों में, नवजात स्तनधारियों में उपस्थित, नवजात स्तनधारियों में उपस्थित है। न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है? न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर, राइट। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है? कम। एक्चुअली एक और एडिपोज टिश्यू होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू और श्वेत एडिपोज टिश्यू। उसकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जो भूरी वसा होती है या जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर मिलता है, नवजात स्तनधारियों के अंदर मिलता है। और इसकी मात्रा जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। हाँ, सही बात है, न्यूबॉर्न मैमल्स के अंदर पाया जाता है। अगला आते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन व फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ होता है? मैंने पूछा है निर्माण, कहाँ पाए जाते हैं ये नहीं पूछा है, राइट। मैंने पूछा है कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण कहाँ पर होता है? मैंने पूछा
एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। वेरी गुड। घनश्याम ने सबसे पहला आंसर दिया है, घनश्याम का आंसर सही है, और विजय महाजन का भी आंसर सही है कि इनका निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर, यानी कि यकृत के अंदर होता है। और मिलते कहाँ पर है, प्लाज्मा वगैरह के अंदर। मिलते कहाँ पर है, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। मिलते तो प्लाज्मा के अंदर हैं, लेकिन इनका निर्माण जो होता है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का, ये कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर होता है। क्लियर है, क्लियर है। अनोक चंद लिख रहे हैं, हेलो सर, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक हमारे डर को भगाने के लिए आप एक मोटिवेशन क्लास ज़रूर लीजिएगा। डेफिनेटली हम लोग लेंगे, मैंने कह रखा है आपको कि आपके एग्ज़ाम के ठीक पहले हम लोग मोटिवेशन क्लास लेंगे, तब आपसे बातचीत करेंगे, और हाँ, वादा आपसे कि आपका डर भगा देंगे, ठीक है। चलो, सबसे कोमल उत्तक, सबसे कोमल उत्तक कौन सा है, तो सबसे कोमल उत्तक जो है वो ब्लड है। रक्त को सॉफ्टेस्ट टिश्यू माना गया है। रक्त को क्या माना गया है भाई, सॉफ्टेस्ट टिश्यू माना गया है। रक्त सॉफ्टेस्ट टिश्यू है, करेक्ट है, काफ़ी लोगों का सही है आंसर। यस यस। हीमोपोएसिस क्या है, हीमोपोएसिस कौन बता रहा है, हीमोपोएसिस, व्हाट इज हीमोपोएसिस, कौन बताएगा भाई, हीमोपोएसिस क्या है। हाँ भाई जल्दी से बताओ, हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस से आप क्या समझते हैं, ब्लड वेसल्स का फटना, नो। ब्लड का फॉर्मेशन, नो। ब्लड का फॉर्मेशन थोड़ी हीमोपोएसिस कहलाता है। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है ना। हीमोपोएसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाओं का बनना, रक्त कोशिकाओं का बनना, रक्त कोशिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्लियर, क्या कहा मैंने, रक्त कोशिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। नेक्स्ट, टेंडन। टेंडन क्या होता है, व्हाट इज टेंडन। कंडरा क्या होती है, कंडरा क्या होता है, तो जो बोन को मसल से जोड़े, 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 उसको अपने क्या कहते हैं, दैट इज वी कॉल इट एज व्हाट, कंडरा, बोन को मसल से जोड़े। और स्नायु क्या होता है, स्नायु क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़े, बोन को बोन से जोड़े, ठीक है, जो बोन को बोन से जोड़े, अस्थि को अस्थि से जोड़े, वो तो होता है स्नायु। और जो बोन को मसल से जोड़े, बोन को मसल से जोड़े, वो क्या चीज़ होती है, दैट इज बोन को मसल से जोड़े वो कंडरा, और बोन से बोन को जोड़े वो स्नायु। कॉन्ड्रोसाइट्स द्वारा स्रावित म्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोसाइट्स द्वारा स्रावित, कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ होती है जानते हो, कार्टिलेज के अंदर। और कार्टिलेज क्या होती है, उपास्थि। तो उपास्थि के अंदर जो सेल्स होती है, उपास्थि के अंदर मिलने वाली जो सेल्स होती है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा स्रावित म्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा स्रावित म्यूकोप्रोटीन। उत्तम का आंसर आया है, घनश्याम का आंसर आया है कॉन्ड्रीन। क्या होता है भाई, कॉन्ड्रीन, याद रखना। तो कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स होती है, और कॉन्ड्रोसाइट जो है वो एक म्यूकोप्रोटीन का स्रावन करती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रीन कहते हैं। नेक्स्ट, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। यस, पॉलीसाइथीमिया कौन बोलेगा, बताएंगे, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया, एनीबडी।
कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि यूनिट 2 एंड 3 की लाइव क्लासेस करवा दीजिए। अगली बाकी की क्लास आपकी वही आनी है, बाकी की जो बच्ची क्लास है आपकी लाइव, वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही आनी है ना, उन्हीं टॉपिक्स की आनी है। हाँ, पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, ठीक है, आरबीसी काउंट का बढ़ जाना, करेक्ट है। आरबीसी काउंट की अधिकता हो जाए, आरबीसी काउंट यदि ब्लड के अंदर बढ़ जाए तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया का मतलब क्या होता है? थैलेसीमिया कोई शॉर्ट में बता सकता है थैलेसीमिया का मतलब? यस एनीबडी? थैलेसीमिया, यस, थैलेसीमिया, एनीबडी? क्या होता है थैलेसीमिया में, क्या होता है, कौन बताएगा? एनीबडी? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। थैलेसीमिया क्या होता है? अच्छा चलो हिंट दे देता हूँ मैं, ये एक प्रकार का एनीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। यस, क्या होता है इसमें? नहीं, आरबीसी की कमी नहीं। थैलेसीमिया में क्या होता है ये बताइए। थैलेसीमिया में एनीमिया है, मान लिया ये एक प्रकार का एनीमिया है, लो लिख दिया, एक प्रकार की रक्त अल्पता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। हाँ, 16 क्रोमोसोम अल्फा और बीटा, यस, ये किससे रिलेटेड है? 16 क्रोमोसोम से। और ये किससे रिलेटेड है भैया? 11th क्रोमोसोम से। ये 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड है और अल्फा थैलेसीमिया 16th क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला, हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला का निर्माण बाधित होता है, निर्माण बाधित होता है। और इसमें क्या होता है? बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला, आप ये तो जानते हो ना कि उसमें श्रृंखलाएं होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, अल्फा और बीटा। तो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण, बीटा श्रृंखला का निर्माण बाधित होता है, बाधित होता है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण बाधित होता है। तो और इसको कौन कंट्रोल करती है? तो दो जीन्स कंट्रोल करती है, HbA1 और HbA2। किसको? अल्फा थैलेसीमिया को, है ना। और बीटा थैलेसीमिया को एक जीन कंट्रोल करती है, HbB, ठीक है, HbB। क्लियर है? तो एक प्रकार का एनीमिया है। और आप देख सकते हो अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बीटा थैलेसीमिया 11th क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अल्फा थैलेसीमिया को दो जीन्स कंट्रोल करती है, HbA1 और HbA2। हीमोग्लोबिन की अल्फा श्रृंखला का निर्माण बाधित होता है। बीटा थैलेसीमिया एक जीन से नियंत्रित होती है, HbB, और ये 11th क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होती है। हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का निर्माण क्या होता है? बाधित होता है। क्लियर है? चलो, हीमोग्लोबिन में लौह तत्व किस रूप में पाया जाता है? कौन बताएगा? हीमोग्लोबिन के अंदर लौह तत्व किस रूप में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के अंदर लौह तत्व, यस करेक्ट, बिल्कुल सही, Fe+2। Fe+2 को फेरस बोलेंगे या फेरिक बोलेंगे? लो, कौन बता रहा है? जल्दी से बोलो। नहीं, Fe3+ गलत है सूची, Fe2+ नहीं, Fe2+ सही है। यस, फेरस है या फेरिक है? गुड, कामिनी ने बताया कि कैसा फेरस फॉर्म है, ये कैसा है? फेरस फॉर्म है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व किस रूप में पाया जाता है? तो Fe+2 के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ पर कि मृत आरबीसी को दफना दिया जाता है, जहाँ पर मृत आरबीसी को दफना दिया जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है, या जिसको कि हम कहेंगे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कौन है? स्प्लिन है। स्प्लिन को क्या कहते हैं? अपने प्लीहा कहते हैं, स्प्लिन को प्लीहा कहते हैं। ये आरबीसी का कब्रिस्तान है। इंटरकैलेटेड डिस्क किस पेशी से संबंधित है? चलो मैं पेशी बना के बताता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे जगह जगह पर पेशियों के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये देख रहे हो, ये इस प्रकार से जगह जगह पर
इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। यस, कोई भी आप में से बताएं, इंटरकैलेटेड डिस्क किसकी विशेषता है? गुड, कार्डियक पेशियों की विशेषता है, कार्डियक पेशियों की विशेषता है, कार्डियक मसल्स की विशेषता है, यानी कि हृदय पेशियों, हृदय पेशियों की विशेषता है। हृदय पेशियों के अंदर क्या पाई जाती है? इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। याद रखोगे क्या पाई जाती है भाई? इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। नीजल काय का कार्य कौन बताएगा? बहुत सिंपल है। नीजल काय का कार्य, नीजल काय किस में होती है? जो न्यूरॉन होता है ना, न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर नीजल काय पाई जाती है। ये पूछा है कि नीजल काय जो है उनका कार्य क्या है। हाँ, न्यूरॉन में होती है डेफिनेटली। कार्य क्या है ये बताओ, कार्य क्या है? कोई भी एक। यस, अविता का आंसर सही है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? नीजल काय का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आरएनए से निर्मित होती है ये, राइट। और इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? प्रोटीन का बनना। नेक्स्ट, रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या होता है? रिगर मोर्टिस मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद शरीर की जो पेशियां होती है, शरीर की पेशियां अकड़ जाती है, मतलब वो रिलैक्स नहीं होती है ना। मृत्यु के बाद शरीर की पेशियां क्या हो जाती है? अगड़ जाती है। और रिगर मोर्टिस जो होता है वो कब होता है? मृत्यु के 2 घंटे बाद, 2 आवर्स बाद चालू होता है, राइट। रिगर मोर्टिस कब होता है? शरीर अकड़ना कब शुरू होता है? मौत के 2 घंटे बाद। इसीलिए जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो घर का जो बुजुर्ग होता है, समझदार होता है, वो उस डेड बॉडी को उठा के और बेड से कहाँ पर रख देगा? ज़मीन के ऊपर रख देगा। और ज़मीन पर रखने के बाद में आपने देखा होगा कि दोनों पैरों को पास में ले लिया जाता है, दोनों हाथों को पास में ले लिया जाता है, कई बार तो पाँवों को बांध भी दिया जाता है, हाथों को पास में ले लिया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर अकड़ना क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। एक बार मान लीजिए किसी का हाथ यूँ पड़ा हुआ है, तो आप मृत्यु के बाद में फिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उस हाथ को सीधा कर दोगे, शरीर क्या हो जाता है? अकड़ जाता है। ठीक है, तो मसल स्टिफ होना मतलब सही है। मृत्यु के बाद शरीर की पेशियां क्या हो जाती है? अकड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन के अंदर ही रह जाती है और वो रिलैक्स नहीं होती है। इसको अपने क्या बोलते हैं? रिगर मोर्टिस कहते हैं। कभी हाईवे वगैरह के ऊपर किसी जीव को मरे हुए देखा होगा आपने, तो 1-2 दिन पुराना हो जाता है तो वो कैसे टांगे वंगे उसके ऊपर रहती है, वो वास्तव में क्या चीज़ है? रिगर मोर्टिस है। तो मृत्यु के 2 घंटे बाद ये चालू होता है ना। और सबसे पहले जो आपको रिगर मोर्टिस देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? जबड़े में होता है। जबड़े में सर्वप्रथम रिगर मोर्टिस देखने को मिलता है, रिगर मोर्टिस देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखोगे, सबसे पहले रिगर मोर्टिस कहाँ होता है? जबड़े के अंदर, यहाँ पर, है ना। ये एक अकड़ना शुरू होता है और फिर बाद में पूरे शरीर में होता है। मृत्यु के 2 घंटे बाद ही चालू होता है रिगर मोर्टिस। 9, कौन सा उत्तक ग्रंथियां बनाता है? कौन सा उत्तक, आपसे पूछा है कि कौन सा उत्तक जो है वो क्या बनाएगा? ग्रंथियां बनाएगा। करेक्ट, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, और वो किस में आता है? तो एपिथेलियल टिश्यू में आता है। किस में आता है ये? एपिथेलियल टिश्यू में उपकला उत्तक आता है। आप मतलब नाम दोगे उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। ठीक है, उपकला उत्तक करेक्ट है। कि कौन सा उत्तक ग्रंथियां बनाता है? तो ग्रंथियां बनाने वाला जो उत्तक है वो कौन सा है? दैट इज एपिथेलियल टिश्यू है। पेशीय थकान का कारण क्या? तो पेशीय थकान का कारण पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। ठीक है ना, पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमा हो जाना। पेशियों के अंदर दोस्तों जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो पेशीय थकान जो होती है वो क्या होती है? महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीजल काय का अन्य नाम। अभी जस्ट अपन ने कहा था
कि नीजल काय कहाँ पर पाई जाती है? न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है, जिनका कि मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है? जिनका कि मुख्य कार्य है दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नीजल काय जो होती है उसका मुख्य कार्य कौन होता है? इसका नीजल काय का दूसरा नाम क्या है? कोई भी आप में से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोई बता सकता है क्या? यस एनीबडी? नहीं, नीजल ग्रेन्यूल का नहीं, कोई भी आप में बताएं। ग्लिसन ग्रेन्यूल नो, अविता गलत, कोई भी नहीं, पूरी क्लास में कोई भी नहीं बोलेगा आज। हाँ ग्रेन्यूलर होती है, कौन सी ग्रेन्यूल होती है? कोई भी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके। नहीं, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। ट्रिगोइड बॉडी, या इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिगोइड ग्रेन्यूल। आप ट्रिगोइड ग्रेन्यूल भी कह सकते हो, है ना, शायद आप भूल रहे हैं। ट्रिगोइड ग्रेन्यूल या ट्रिगोइड बॉडी भी कहते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स तो समझते हो ना, जैसे कि ये नेफ्रॉन, ये अपने न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है और ये साइटोन है। तो साइटोन के अंदर आप जानते हो ना ये ग्रेन्यूल्स है जो डेंड्राइट्स तक भी फैली रहती है। ये कौन सी ग्रेन्यूल्स है? नीजल ग्रेन्यूल। तो नीजल ग्रेन्यूल का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीजल ग्रेन्यूल को और क्या कहते हैं? तो नीजल ग्रेन्यूल को हम लोग ट्रिगोइड बॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है। पेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन किस प्रोटीन से जुड़ते हैं? आपने मेरी क्लास में मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो मेरा क्वेश्चन है कि पेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन किस प्रोटीन से जुड़ते हैं? किस प्रोटीन से जुड़ते हैं? एनीबडी? गुड। पहला आंसर विक्की अहिवार का आंसर आ गया है मेरे पास में। नहीं, दुर्गावती, नीलोफर, सबका आंसर गलत आ रहा है। जो विक्की का है आंसर अभी तक वो सही है, और वो है नहीं 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 नहीं, ट्रोपोनिन, है ना। सही आंसर क्या है? ट्रोपोनिन। देखो ट्रोपोनिन, कैल्शियम को ट्रोपोनिन से प्यार है। तो पेशीय संकुचन के दौरान कैल्शियम किस प्रोटीन से जुड़ता है? तो क्योंकि कैल्शियम को ट्रोपोनिन से प्यार है, तो वो कैल्शियम आयन जो है किस प्रोटीन से जुड़ता है? तो ट्रोपोनिन से जाकर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ट्रोपोनिन सही है। कुल रक्त स्कंदन कारक, कुल रक्त स्कंदन कारक मतलब टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं भैया? टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितने, कोई बता सकता है क्या? सुची और ज्योति, घनश्याम, नीलोफर, विक्की, रश्मि, सभी का आंसर सही है। टोटल कुल रक्त स्कंदन कारक जो है वो कितने हैं? 13 है। कुल रक्त स्कंदन कारक जो है वो कितने हैं? 13 है। आपकी जो लाइव क्लास बची हुई लाइव क्लास है उसमें से एक लाइव क्लास यूनिट 3 से होगी, चिंता नहीं करनी है। मैंने कहा ना आपको सारा ही करवाऊंगा मैं। यूनिट 3 से आपकी लाइव क्लास होगी। क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यूनिट 3 को क्लियर करवा दूंगा, लाइव क्लास में सारी की सारी चीज़ें कवर कर लूँगा उसमें। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? मतलब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि प्रोथ्रोम्बिन जो होता है को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? यस, कौन बता रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाला। यस एनीबडी? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलेगा? नहीं, कैस्केड थ्योरी नहीं। यस 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 यस, सही आंसर आ गया है अविता का और नीतू का। थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम आयन। आपको थोड़ा सा और मैं सुधार कर देता हूँ, माही पटेल ने भी बताया है कि कैल्शियम आयन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाला, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वाला कौन होता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम आयन। थ्रोम्बोकाइनेज एंड कैल्शियम आयन, करेक्ट है। हीमोसाइटोमीटर, राइट। हीमोसाइटोमीटर क्या होता है? हीमोसाइटोमीटर क्या है? एपरेटस यूज्ड टू काउंट द आरबीसी, है ना। आरबीसी काउंट को गिनने के लिए, आरबीसी काउंट को जानने के लिए जो एपरेटस यूज होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, है ना। इट मेजर्स द आरबीसी काउंट। apparatus which measures RBC काउंट, है ना। ऐसा उपकरण जो RBC काउंट को मापने में काम आता है। उपकरण जो RBC काउंट को
मापने में काम आता है। क्या कहा मैंने? उपकरण जो आरबीसी काउंट को मापने में काम आता है उसको अपने क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हीमोसाइटोमीटर। क्लियर है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का का श्वसन वर्णक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जल्दी से बताएं कि आर्थ्रोपोडा व मोलस्का का श्वसन वर्णक। यस, गुड। अविता और सुचि और उमा और यस, हीमोसाइन, करेक्ट। हीमोसाइन कैसा वर्णक है? क्या है? कॉपर होता है, आयरन होता है, क्या होता है इसमें? कोई बताएगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। यस, हीमोसाइनिन में क्या होता है? कॉपर होता है, आयरन होता है, क्या होता है? यस, जल्दी से बताओ। हाँ, कॉपर होता है, करेक्ट, कॉपर होता है। नेक्स्ट, हेवर्सियन तंत्र किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। हेवर्सियन तंत्र किससे संबंधित है? कौन बता रहा है सबसे पहला आंसर किसका? हेवर्सियन तंत्र। यस, हेवर्सियन तंत्र किससे संबंधित है? नहीं, कोई भी नहीं। गुड, सूची का पहला आंसर। बोन से संबंधित है, राइट। मेमिलियन बोन्स के अंदर, मेमिलियन बोन्स अस्थियों में, अस्थियां जो होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है? हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है बोन के अंदर। अस्थि की मैट्रिक्स में मिलने वाला मुख्य प्रोटीन, अस्थि की मैट्रिक्स में, बोन की जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो याद रखना, अस्थियों में ओसिन होता है। जिस तरीके से कार्टिलेज के अंदर क्या होता था बेटा? कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रीन होता था ना, वैसे ही अस्थियों के अंदर कौन होता है? ओसिन होता है। अस्थियों में कौन होता है? ओसिन। क्या शरीर में श्वेत एडिपोज उत्तक की मात्रा, यानी कि व्हाइट एडिपोज टिश्यू, थोड़ी देर पहले हमने ब्राउन एडिपोज टिश्यू की बात की थी, तो व्हाइट एडिपोज टिश्यू, शरीर में व्हाइट एडिपोज टिश्यू की मात्रा क्या ब्राउन एडिपोज उत्तक से ज़्यादा होती है? तो आंसर क्या होगा? यस, है ना, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू तो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है वो बॉडी वेट का 20 से 25% होता है। बॉडी वेट का 20 से 25% होता है। याद रखोगे, बॉडी वेट का 20 से 25% होता है। तो हमेशा याद रखना है, वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है मात्रा में, और श्वेत और ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है मात्रा में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदक, यानी कि एंटीकोएगुलेंट, रक्त में पाया जाने वाला एंटीकोएगुलेंट कौन है? देखो, जब तक हमारा रक्त शरीर के अंदर है तो वो दौड़ता रहता है, मतलब घूमता रहता है, और यदि शरीर के बाहर आ जाए तो जमा हो जाता है। क्या कभी सोचा है कि हमारी रगों के अंदर जो रक्त दौड़ रहा है, बह रहा है, वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रतिस्कंदक होता है रक्त के अंदर। उस प्रतिस्कंदक का नाम बताएंगे क्या? यस, वेरी गुड, हिपेरिन। हिपेरिन, है ना, हिपेरिन। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखो। अब हिस्टामिन है, हिस्टामिन आप सभी जानते हैं, एलर्जी वगैरह जब होती है तो एलर्जी वगैरह के वक्त में हिस्टामिन सेक्रेट होता है। तो हिस्टामिन्स वेसोडाइलेटर या वेसोकंस्ट्रिक्टर है? वेसोडाइलेटर तो समझते हो ना, जो वेसल्स के डायमीटर को बढ़ा दे और जो वेसल्स के डायमीटर को कम कर दे, वो कौन होता है? वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि हिस्टामिन जो होता है वो क्या है? तो ऑलवेज रिमेंबर, नहीं, काफ़ी लोगों ने गलत आंसर दिया है, 2-3 लोगों ने आंसर, अविता सिंह ने आंसर सही दिया है, ये वेसोडाइलेटर है। हमेशा ये वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है। इट इज़ अ वेसोडाइलेटर। वेसोकंस्ट्रिक्टर जिन लोगों ने कहा है, बहुत लोग वेसोकंस्ट्रिक्टर भी लिख रहे हैं, गलत है, इट इज़ वेसोडाइलेटर। याद रखना। एपोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपोक्राइन ग्रंथि आपने कभी सुना होगा, एपोक्राइन ग्रंथि, मीरोक्राइन ग्रंथि, होलोक्राइन ग्रंथि। तो मेरा क्वेश्चन है, एपोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण कोई बता सकता है क्या? एपोक्राइन ग्रंथि, एपोक्राइन ग्रंथि समझते हो, जिसका टिप डैमेज हो जाता है। एपोक्राइन ग्रंथियाँ वह होती है जो जब वो सिक्रीशन करती है, एपोक्राइन ग्रंथियाँ जब अपना सिक्रीशन करती है, तो एपोक्राइन ग्रंथियों की जो सेल्स होती है
राइट। वो जो टिप होता है, सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक ही गर्ल का मेरे पास में आंसर आया है और वो है सुचि सिंह। बिल्कुल सही है आपका आंसर, मेमोरी ग्लैंड। याद रखना, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियाँ, राइट, स्तन ग्रंथियाँ। दोस्तों इनका जो टिप होता है वो सिक्रीशन के वक्त में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, एपोक्राइन का। याद रखना, जो सिक्रीशन के वक्त में जिनका टिप डिस्ट्रॉय हो जाए वो क्या होती है, एपोक्राइन ग्रंथियाँ होती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, होलोक्राइन ग्रंथि का उदाहरण। जो पूरी की पूरी डैमेज हो जाए, जिनकी सेल्स पूरी तरीके से डैमेज हो जाए सिक्रीशन के वक्त में, ऐसी ग्रंथियाँ जिनकी सेल्स सिक्रीशन के वक्त में क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, सिक्रीशन के वक्त में डैमेज हो जाए, वो क्या कहलाती है, डेट इज होलोक्राइन। इनका तो क्या हो जाता है, देखो इनका तो क्या होता है दोस्तों, टिप डिस्ट्रॉय होता है। इन ग्रंथियों की जो सेल्स होती है उनका टिप डिस्ट्रॉय होता है, और ये ग्रंथियों की जो सेल्स होती है इनकी सेल्स क्या हो जाती है, इनकी सेल्स सिक्रीशन के वक्त पूरी लॉस्ट हो जाती है ना, सिक्रीशन के वक्त में पूरी ही होलोक्राइन, होलो मतलब पूरी, लॉस्ट हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कई सारे जवाब दिए हैं कामिनी वगैरह ने, कामिनी, दुर्गावती, प्रवीण, घनश्याम, सबका आंसर सही है। ऑयल ग्लैंड, इसी तरीके से अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन करें। ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड, है ना, सेबेशियस ग्लैंड या तेल ग्रंथि, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है होलोक्राइन ग्लैंड का। और मीरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो सिक्रीशन के वक्त में डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो स्त्रावन के वक्त डिस्ट्रॉय नहीं होती, मतलब जिनकी सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती, जिनकी सेल्स स्त्रावन के वक्त में डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो कौन होती है, मीरोक्राइन ग्लैंड्स होती है। क्या कोई बता सकता है क्या मीरोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एनीबडी? मीरोक्राइन ग्लैंड में पूछ रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। प्रवीण और रजनी का आंसर सही और अविता का भी आंसर सही है, वेरी गुड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है लार ग्रंथि, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस करवाएं, एपोक्राइन, होलोक्राइन और मीरोक्राइन, इनको बच्चों भूलना नहीं है, याद रखना है। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से, जैसे टीयर ग्लैंड, अरे टीयर ग्लैंड समझते हो ना, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है। अश्रु ग्रंथियाँ, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियाँ, ये कौन सी है, जठर ग्रंथियाँ। ये कौन सी, अश्रु ग्रंथियाँ। और कौन सी होती है भैया, आंत्रीय ग्रंथियाँ, यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंत्रीय ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, अश्रु ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, आंत्रीय ग्रंथियाँ। और कौन सी हो सकती है, लार ग्रंथियाँ, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, है ना। ये सब क्या है दोस्तों, ये बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। बहिस्रावी तो समझते हो ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनमें की क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट्स प्रेजेंट होती है, जिनमें की क्या प्रेजेंट होती है, डक्ट प्रेजेंट होती है। तो ये भी याद रखो। फाउंडर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, लो बताओ, मैंने आपको मैंने एनिमल टिश्यू का वीडियो भी अपलोड किया है, और आपको ध्यान दिया हो तो मैंने उसके नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स, कम की पॉइंट्स जो है वो मैंने डाल रखे हैं पूरा उस की पॉइंट्स वाले सेक्शन के अंदर। तो एनिमल टिश्यू जो है उसको पूरा सेक्शन अच्छे से देख लेना, बहुत डिटेल की पॉइंट्स और नोट्स डाल रखे हैं मैंने, अच्छे से देख लेना। यस, बाई चैट, बिल्कुल सही है, काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है, बाई चैट। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आ रहा है क्वेश्चन, 3 जंक्शंस आ रहे हैं, टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। पता नहीं कितनी बार एनिमल टिश्यूज़ के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, बी रेडी फॉर डेट वन। कौन बता सकता है? टाइट जंक्शंस यानी कि जोनुला ओक्यूलिडेंस, जोना ओक्यूलिडेंस का कार्य क्या है ना। तो इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस टिश्यू, है ना, टिश्यूज़ के अक्रॉस ये आयंस के लीकेज को ये रोकता है।
आयंस की लीकेज को रोकता है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइट जंक्शंस कहते हैं। इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ आयंस अक्रॉस द टिश्यू, भूलना मत। और एडहरिंग जंक्शंस क्या है, जैसे कि नेम शो कर रहा है, ये नेबरिंग सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करता है। यह पड़ोसी कोशिकाओं के बीच, पड़ोसी कोशिकाओं, ये पड़ोसी कोशिकाओं के बीच, यह पड़ोसी कोशिकाओं के बीच, क्या कहा है मैंने, यह पड़ोसी कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग का काम करता है, सीमेंटिंग का कार्य करता है। वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि एडहरिंग का मतलब क्या होता है, एडहरिंग जूना, ये जोनुला एडहेरेंस भी कहते हैं, और टाइट जंक्शंस को अपने जोनुला ओक्यूलिडेंस भी कहते हैं। भूलना मत दोस्तों, टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो टिश्यूज़ के अक्रॉस आयंस के लीकेज को रोकते हैं, जबकि एडहरिंग जंक्शंस जो होते हैं ये नेबरिंग सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करते हैं, नेबरिंग सेल्स के बीच में सीमेंटिंग का काम करते हैं। और गैप जंक्शंस जो होते हैं, गैप जंक्शंस ये कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कोशिकाओं के बीच, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन को स्थापित करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन को, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, ये स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेशन, यस, बिटवीन सेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, कोशिकाओं के बीच कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने का जो काम है वो गैप जंक्शंस का है। मतलब एक तरीके से एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स है ना, एक्सचेंज बिटवीन टू सेल्स, उसमें भी हेल्प करते हैं। घनाकार उपकला का कार्य, मतलब मेरा क्वेश्चन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नेफ्रॉन जो होता है उसकी जो डक्ट्स होती है, नेफ्रॉन की जो डक्ट्स होती है, नेफ्रॉन की डक्ट्स को घेरे हुए नेफ्रॉन के अंदर है ना, जैसे नेफ्रॉन की डक्ट्स जो होती है, नेफ्रॉन की डक्ट्स है ना, उसको घेरे हुए, उनको घेरे हुए कौन होती है, घनाकार उपकला होती है। यस, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। इसका दो ही काम है इनका, स्त्रावन और अवशोषण। एक तो स्त्रावन है और दूसरा कौन सा है दोस्तों, अवशोषण है। स्त्रावन और अवशोषण मतलब एक काम तो है सिक्रीशन और एक काम है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्त्रावन और एब्जॉर्प्शन, राइट, ये दोनों काम है। गॉबलेट सेल्स क्या स्रावित करती है, गॉबलेट सेल्स, यस एनीबडी, राइट, गॉबलेट सेल्स क्या स्रावन करती है, कौन बता रहा है गॉबलेट सेल्स क्या स्रावन करती है, तो आंसर क्या होगा इसका, म्यूकस, श्लेष्म का स्रावन करती है। क्या करती है भैया, श्लेष्म का क्या करेगी, स्रावन, ये भी याद रखना, श्लेष्म का स्रावन। स्तंभाकार उपकला का कार्य, स्तंभाकार उपकला का मतलब क्या होता है, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम का कार्य, स्तंभाकार उपकला का कार्य। तो स्तंभाकार उपकला का जो कार्य है, स्तंभाकार उपकला का, वो वही है जो घनाकार उपकला का कार्य है ना। और ये क्या करते हैं, तो इनका काम भी वही चीज़, एक तो क्या है दोस्तों स्त्रावन और दूसरा क्या है, इसका भी क्या है अवशोषण, राइट। स्त्रावन यानी कि सिक्रीशन, सिक्रीशन, और दूसरा जो है वो कौन सा है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन का स्रावन कौन करता है, वापस से बोल रहा हूँ, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन का स्रावन कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कोई बता सकता है आप में से, आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। यस, वेरी गुड। सुलेखा, अहिवार और घनश्याम का आंसर है, अविता का भी आंसर है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स हो, मस्त सेल्स मत पढ़ना, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, ठीक है, मस्त सेल्स मत पढ़ना, मास्ट सेल्स है ये, मास्ट कोशिकाएं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण, मिश्रित ग्रंथियां, लोग फटाफट से बता दो, कौन बता रहा है, मिक्स्ड ग्लैंड के उदाहरण। मैं 3 यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1, 2 और 3, लो जल्दी से बताओ। हाँ, एक तो सबको आती है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। हाँ, और भैया
और बताओ, 3 लिखी है मैंने। नहीं, लिवर मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है, लिवर इज नॉट अ मिक्स्ड ग्लैंड। नहीं, पेनक्रियाज ठीक है, पेनक्रियाज ये सबको आता है। यस, प्रवीण का आंसर आया है, प्रवीण का आंसर आया है, और किसी ने भी नहीं लिखा है, केवल प्रवीण ने और सुचि ने लिखा है, सुचि सिंह ने लिखा है, और मीनू ने भी लिखा है। यस, गोनेड्स मतलब ओवरीज एंड टेस्टीज, ओवरीज और टेस्टीज, अंडाशय और वृषण, यानी कि ये क्या है दोस्तों, गोनेड्स है। गोनेड्स बोले तो क्या है, जनद हैं। तो जनदों के अंदर, ओवरीज और टेस्टीज के अंदर मिश्रित ग्रंथियाँ, वास्तव में मिश्रित ग्रंथियाँ हैं। तो पेनक्रियाज, ओवरीज और टेस्टीज, करेक्ट। नेक्स्ट, एक कोश के बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यस एनीबडी? हाँ बिल्कुल घनश्याम, बिल्कुल आपका भी सही है। यस, यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एनीबडी ऑफ यू? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। लिखूं मैं? गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल जो म्यूकस का स्रावन करती थी ना, वो यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, गॉबलेट सेल्स है, जो कि म्यूकस का स्रावन करती है। ठीक है, हाँ, कलश कोशिकाएं भी कहते हैं इसको, कलश कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या लसिका एक उत्तक है? इज लिम्फ अ टिश्यू? क्या लिम्फ एक टिश्यू है? क्या लिम्फ एक टिश्यू है? यस, इट इज अ टिश्यू। लिम्फ एक टिश्यू है, जिस तरीके से ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड का ही तो पार्ट है भैया लिम्फ, ब्लड का ही तो फिल्ट्रेट है, तो ब्लड यदि टिश्यू है तो लिम्फ भी तो टिश्यू हुआ। चलो, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ल्यूकोसाइटोसिस कोई बताना चाहता है? ल्यूकोसाइटोसिस, एनीबडी ऑफ यू? ल्यूकोसाइटोसिस? नहीं, कोई भी नहीं। ल्यूकोसाइटोसिस WBC काउंट का बढ़ जाना, WBC काउंट का बढ़ जाना, WBC काउंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस। नहीं, WBC फॉर्मेशन नहीं सूची, निशा, WBC का काउंट बढ़ जाना, ल्यूकोसाइट का बढ़ना। यस, अलका राठौड़ बिल्कुल सही है। ल्यूकोपीनिया क्या होता है? WBC का कम हो जाना, WBC काउंट का शरीर में कम होना, WBC काउंट का शरीर में कम होना। कैस्केड थ्योरी किसने दी थी? कैस्केड थ्योरी ने कहा था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, कैस्केड थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का जो नंबर है वो कितना होता है? 13 होता है। और कैस्केड थ्योरी किसने दी थी? मैकफर्लिन ने दी थी। मैकफर्लिन ने कौन सी थ्योरी दी थी भैया? डेट इज, हाँ अविता बिल्कुल सही है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मैकफर्लिन ने दी थी। सीरम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे पूछ लेगा सीरम क्या है, तो प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम, है ना, प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है विटामिन जो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा विटामिन जो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, कोई भी बताएंगे? प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, ऐसा विटामिन जो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। गुड, वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया है, विटामिन के। थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन स्थापित करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, एनीबडी ऑफ यू? थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन स्थापित करता है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं जल्दी से, थ्रोम्बोप्लास्टिन को कौन स्थापित करता है? और अगला क्वेश्चन भी दें। यस, रजनी केशरिया का आंसर ब्लड प्लेटलेट, ब्लड प्लेटलेट, रक्त प्लेटलेट, बिल्कुल सही है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स। यस, कोई भी नहीं। ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसिस्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या क्या ऑस्टियोक्लास्ट? यस, एनीबडी?
ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल जो होती है, बोन फॉर्मिंग सेल जो होती है, अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं बोन फॉर्मिंग सेल है, वो ऑस्टियोसाइट होती है। दैट इज ऑस्टियोसाइट, करेक्ट, ऑस्टियोसाइट। हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? हिस्टोलॉजी शब्द, एनीबडी ऑफ यू? हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी शब्द, गुड, वेरी गुड, मेयर, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा डीप स्टडीज कर रहे हो, आई एम हैप्पी टू हियर। सिलेक्शन चाहिए मुझे सिलेक्शन चाहिए, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कुछ लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, वेरी गुड। उपकला उत्तक की उत्पत्ति, उपकला उत्तक की उत्पत्ति, अब ये कौन बताएगा? ये बताओ तो जानूं मैं। उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू की उत्पत्ति कौन सी भ्रूणीय परत से हुई है? 1 से हुई है, 2 से हुई है, 3 से हुई है? प्रभाकर, साकेत, मीजोरम, एनीबडी? वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। रजनी का मेरे पास में पहला जवाब आया है, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से, एक्टोडर्म से भी होती है, मीजोडर्म से भी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों से होती है। आधार कला को कौन स्थापित करता है? आधार कला समझते हो? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कौन स्थापित करता है? जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से। 2 जगह से सेक्रेट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन बताना चाहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस एनीबडी? बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है? चलो एक में लिखता हूं, एक आप बताओगे। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, उपकला उत्तक से बेसमेंट मेम्ब्रेन बनती है। और तीसरी, आधार कला को कौन स्थापित करता है? मैंने एम्ब्रियोनिक लेयर्स नहीं पूछी है, स्थापित कौन बनाता है, कौन स्थापित करता है? वेरी गुड, हरगोविंद यादव का आंसर और अविता का भी आंसर सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, शुष्मांकुर का कार्य, शुष्मांकुर समझते हो सभी? माइक्रोविलाई, तो क्या होता है सभी लोग जानते होंगे, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है ना, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना, अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना, राइट। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्राशय को घेरे हुए उपकला, मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। यूरिनरी ब्लैडर को घेरे हुए उपकला का नाम, वेरी गुड, अविता का आंसर, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। और कुसुम राठौड़ का भी आंसर आया है मेरे पास में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कर्ण पल्लव में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? कर्ण पल्लव के अंदर, कर्ण पल्लव समझते हो? ईयर पिन्ना, तो ईयर पिन्ना के अंदर कौन सी उपास्थि, उपास्थि बोले तो कार्टिलेज, कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? यस एनीबडी ऑफ यू? आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, कर्ण पल्लव में कौन सी उपास्थि पाई जाती है? नहीं, कोई भी नहीं, वेरी गुड, कुसुम का आंसर, प्रभाकर साकेत का भी आंसर, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक उपास्थि, बढ़िया जवाब दिए आप लोगों ने। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मस्कुलर टिश्यू आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लेते हो, नर्वस टिश्यू आप नर्वस सिस्टम में पढ़ लेते हो, कनेक्टिव टिश्यू आप सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हो, है ना। तो आज की लाइव क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं।